आज की क्लास प्रारंभ करते समय मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज मैं एक प्रश्नों की महाश्रृंखला आपके बीच लेकर आया हूं और यहाँ से मेरा एक ही उद्देश्य है, सभी प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से कम समय में हल करते हैं। खासकर जब हम परीक्षा हल में होते हैं तो किस तरह से प्रश्नों को निगलेक्ट करना है, किस तरह से प्रश्नों को हल करना है। लेकिन जब भी प्रश्न टाइप हो रहा था तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बाहर से आउट ऑफ सिलेबस भी आ गए हैं, तो आप लोग को आउट ऑफ सिलेबस के जो प्रश्नों से नहीं हल करना है, बस उन्हीं प्रश्नों को हल करना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो चलिए एक एक करके हम उन प्रश्नों को हल करते हैं, फिर उनके हम लोग जवाब भी लिखने देने शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं हमारी क्लास के लिए? तो जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। हम विकल्प के आधार पर बताएंगे कैसे प्रश्नों को हल करना है, लेकिन गलती से इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी टाइप हो गए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें प्रयास करना है, हमें आउट ऑफ सिलेबस को नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आएंगे। और विकल्प से कैसे हल करेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास समय चंद सेकंड के होते हैं, उन चंद सेकंडों में से हमें प्रश्न को हल करना है, विकल्प को भी टिक करना है, इन दोनों बातों को गौर करना है। तो चलिए एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ हम लोग एक एक करके अपने प्रश्नों को बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज का प्रश्न जो होंगे टाइम टेकन होंगे, तो ऐसा कड़े प्रश्न होंगे, घबराइएगा ना। कुछ प्रश्न ज्यादा कड़े हैं उनको हम लोग छोड़ देंगे और उन्हीं प्रश्नों को टारगेट करेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा टाइप हो चुके हैं तो उन्हें हमें छोड़ते हुए चलना होगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है, आपको शायद दिख भी रहा होगा, हमसे बेहतर और हमसे ज्यादा। प्रश्न नंबर 1 है, एक को बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। उसमें कह रहा है कि 19,009 को 11 से भाग दे और 9,090 को 11 से भाग दे, प्राप्त जो शेषफल होगा उनका गुणनफल क्या होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी एक सीधा सा नियम है, आपको डिवाइड करना होगा, उसके बाद जो शेषफल आएगा उनका आपस में गुणा करना है। इस आधार पर देखते हैं क्या आपके आंसर आते हैं। जी हाँ, तो आइए या तो हम भाग करके चेक कर लेते हैं। भाग करके चेक करने का दो तरीका है, या तो पूरा पूरा भाग दे, या आप लोग को शॉर्ट में अगर फ्रैक्शन का रूल आपको पता है तो फ्रैक्शन के रूल के आधार पर आप इसे भाग को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं और उसके उत्तर भी आप बता सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे होगा। यहाँ पे जैसे 11 से भाग देंगे 19 में तो 11 का 11 बचेगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 11 का 11, यहाँ पे हुआ। देखिए मैं कैसे भाग दे रहा हूँ, 11 1 का 11 यहाँ 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा फिर 80, फिर 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है, 11 सत्ते 77 हो जाएगा और फिर बचेगा यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, 8 बचेगा 89 हो जाएगा। फिर 11 88 करेंगे तो यहाँ पे पहले वाले में एक शेष बचा। दूसरे वाले में चेक करते हैं, 11 88 2 बचेगा, ये 29 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 7 बचेगा, ये 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 11 छक्के 66, 4 बचेगा, यहाँ पे शेष 4 बचेगा। इस प्रकार कह रहा दोनों शेषफलों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणे 1 गुणे 4 करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, 1 गुणे 4 करेंगे तो क्या होगा 4। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर एग्जैक्ट जो उत्तर होगा वो 4 होगा, अर्थात इसका विकल्प 3 सही है। 3 क्या है, सही है। क्या आपको समझ में आ गया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली भाग दिया। भाग देने के बाद पहले वाले में भाग दिया तो हमें एक शेष बचा, दूसरे वाले में भाग दिया 4 बचा, और यहाँ पे दोनों का गुणनफल पूछा है, मल्टीपल पूछा है, तो 4 गुणे 1 करते हैं तो 4 1 कम 4 होता है। इस प्रकार हमने क्या देखा, इसका उत्तर क्या होगा 4 हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ गया, ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसको ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न काफी आसान और सरल है। कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी सभी के सही होंगे। ये प्रश्न कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका गलत हो। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका यह प्रश्न गलत हो सके? जी नहीं, मुझे उम्मीद है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। अब कहते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 9 लिख दिया। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के बाद ये तो ज्यादा हो गया जी, हमें तो 100 ही लिखना है। 3 अंक की सब वाली सबसे छोटी संख्या 1 2 3 अंक हो गई, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9 9 10 10 10,099 कहाँ पे है, इसका विकल्प ए मिला। इसका विकल्प क्या मिलेगा, ए, और विकल्प ए इसका क्या है, राइट आंसर हुआ। एक ए इसका सही जवाब हुआ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो जल्दी से बताइए ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखिए ये प्रश्न जो है अब हम लोग को लगा लेंगे, तो इससे क्या पता है, इस तरह के प्रश्न की सीरीज हम क्यों लाते हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। कोई टॉपिक छूटा हो, कोई आज मेरी वीडियो देख रहा हो, कोई पीछे की वीडियो ना देख पाया हो, तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए हम ये सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा किफायती और फायदेमंद और सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, किसी संख्या तथा उसके
3/5वें भाग का अंतर 50 है, तो संख्या कौन सी है? कितना आसान प्रश्न है। क्या इस प्रश्न को हल कर लेंगे या हम पहले हल करके बताएं? जल्दी जवाब दीजिएगा, बताइए जल्दी से। जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। जो लाइव है वो लाइव बताएं, जो नहीं लाइव है वो बाद में वीडियो देखेंगे तो बाद में बताएंगे। देखिए मैं इसको कैसे हल करना है। मानव संख्या यक्स है, मानव संख्या यक्स है। किसी संख्या के उसके 3/5वें का अगर वो संख्या यक्स हो गई, वो संख्या क्या यक्स हो गई, तो कह रहा है उसके 3/5वें का, माने एक संख्या यक्स दूसरा यक्स का 3/5। अब इनका अंतर 50 है। आइए हल करते हैं। हाँ, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट प्लस एन होता था। चलिए यहाँ पे क्या था, वो संख्या माना, वह संख्या क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, यक्स का 3/5, 3/5। इनका अंतर पूछा है तो भैया निकाल दीजिएगा, यक्स माइनस 3/5 बराबर 50। बस। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को और शॉर्ट में कैसे हल करेंगे। ये हो जाएगा 5×3 = 15, और 15 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 12x, तो हो जाएगा 12x/5 बराबर 50। ये बटे में इधर आए गुणे में, तो 12x बराबर 5×50, और यक्स बराबर सॉरी 5 का, रुक जाइए यहाँ पे दिक्कत हुआ, 5 का 5x, 5 में से 3 एक जगह 2x होगा। रुक जाइए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, गलती क्या हुई, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ से 5×3 = 15 नहीं होगा, 5x है ना ये, ध्यान से दीजिएगा। ये हो जाएगा 5×1 = 5, 5 में से 3 गया 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या होगा 2x। एक बार मैं आपको पुनः बता दूं, यहाँ पे क्या किया मैंने, 5×1 = 5x, 5 में से 3 गया तो ये 2 ऐसे होता है। ये इसको लिखते हैं हम यहाँ पे x/1 माइनस 3/5x बराबर 50। इसका एलसीएम लेते हैं 5, तो 1×5 तो हो जाता 5x माइनस 3x बराबर 50। तो ये उधर चला जाता, तो ये 2x बराबर 5×50, फिर x बराबर 5×50/2। तो यही सेम प्रक्रिया है। तो यहाँ पे x बराबर 5×50/2, 2 से काटेंगे 25, तो 5×25 बराबर 125। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, 125 होगा। क्या होगा इसका आंसर, 125। आप लोग को समझ में आ गया या हम इसे दोबारा समझाएं? आप लोग को समझ में आ गया। कह रहा है कि एक संख्या का और उसके 3/5 का अंतर 50 है, तो संख्या क्या है। तो मानव संख्या यक्स थी, दूसरी संख्या हो जाएगी 3/5x, दोनों का अंतर 50 है, यक्स माइनस 3/5x बराबर 50। फिर 5×1 = 5x, 5 यहाँ दिख रहे हैं, 5×5x में से 2x 3 गया, 2x/5 बराबर 50। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 2x बराबर 5×50, x बराबर 5×50/2, 2 से काटेंगे 25, तो ये हो जाएगा 125। इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा, 125। आइए देखते हैं क्या होगा, 125, अर्थात विकल्प 3 इसका सही जवाब है। इसका विकल्प 3 जवाब सही था, और इसका मैंने हल कर चुके हैं। इसका ए सही था और इसका सी सही था। यहाँ से किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है या कोई समस्या यहाँ तक है तो हमें कमेंट करके बताएं, या हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्या आप लोग को समझ में आ गया है। हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पहले कंपटीशन क्वालिफाई करना है, हम लोग को अपनी सीट बचानी है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम इसका ट्रिक का भी यूज करेंगे और कुछ हम लॉजिकल ट्रिक भी यूज करेंगे। यदि किसी संख्या के 2 गुने में 4 जोड़ते हैं तो जो संख्या मिलती है वह मूल संख्या से 6 कम होती है, वह संख्या क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यदि किसी संख्या के 2 गुने में 4 जोड़ते हैं तो जो संख्या मिलती है वह मूल संख्या से 6 कम होती है, तो संख्या क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। कोई कमेंट करके बताएगा इसका जवाब क्या होगा। यदि किसी संख्या के 4 गुने में 4 जोड़ते हैं, कोई संख्या है उसके 4 गुने में हम 4 जोड़ते हैं, की संख्या 2 गुने में 4 जोड़ते हैं, देखिए कैसे होगा ये। माना इसका आंसर 2 होगा। हाँ सही है। देखिए कैसे होगा, किसी संख्या के 2 गुने में 4 जोड़, 2 गुना का मतलब यहाँ पे पहले लिखे 2x में इसमें 4 जोड़ते हैं, तो वह संख्या जो मिलती है मूल संख्या से 6 कम होती है।
बराबर मूल संख्या क्या थी, यक्स से -6 कम थी। यही हल करना है। यक्स को इधर लाइए, 4 को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस, यह आएगा यक्स बराबर 4 प्लस उधर जाएगा माइनस, ये 4 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 -4, तो यक्स बराबर -10, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, -10। दूसरा सही है। ये समझ में आया या इसे और दोबारा हम समझाने का प्रयास करें? आप जरा कमेंट करके बताइएगा ये हो गया या नहीं। हो गया ना, क्योंकि कह रहा है पहली संख्या में 2 गुना माने 2x में 4 जोड़ते हैं और तो वह क्या होती है, मूल संख्या से 6 कम हो जाती है, x माइनस 6 कर देंगे, फिर उसको पक्षांतर कर देंगे, आपके सामने उसका उत्तर आ जाएगा। अगला है 1 से लेके 79 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। ये जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। बता लेंगे ठीक है, नहीं बताते हैं तो हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें आपको ये पता है कि जब क्रमागत संख्या है इसका यन 79 होगा, इसका यन क्या होगा, 79 होगा, क्या होगा, 79 होगा। ये देखते हैं कैसे। हम जानते हैं यन निकालने का तरीका क्या है, यन बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सार्वमांतर प्लस 1, तो हो जाएगा 78 प्लस 1 बराबर 79। ये हो गया यन बराबर। अब हम यह जानते हैं कि योग निकालना हुआ तो योग बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे यन, यन कितना, 79, तो 79 और 1 हो जाएगा 80 बटे 2 गुणे 79, 2 से काटेंगे 40, तो 40 गुणे 79, तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 4 सते 42 और 42 और 3 45 0 45 60 होगा ना, 4 9 36 3 और 4 सते 28, सॉरी 4 9 36 3 हुआ और 4 सते 28 3 31 0, ये हो जाएगा 3160, हो जाएगा 3160। तो 1 से लेकर 79 तक के संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, 3160 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विकल्प आपका तीसरा सही है। ये बताइए ये समझ में आया? किसी कोई दिक्कत या समस्या हो तो बताएं, हम कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है, तब फिर हम आगे बताते हैं। सबको क्लियर है? अगला प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 1 से लेकर 79 तक के सभी संख्याओं का कुल योग क्या होगा, इसका यन आपको पता 79 होगा। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि योग बराबर पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 गुणे यन करते हैं, उसका बटा 2 यहाँ करते हैं, तो 79 1 80 बटे 2 40 हुआ, 40 गुणे 79 करेंगे 3160, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 3160 होगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है तीन क्रमिक धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। बताइए कमेंट करके, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। हाँ जी, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में हाय हेलो करेंगे, क्योंकि हमारे और आपके लिए सिलेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप फी पेमेंट करके पढ़ रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा पहले आप सिलेक्शन के लिए पढ़े, उसके बाद बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग बातें कर लेते हैं, पहले कुछ काम की चीजें पढ़ लेते हैं। टाइम इज मनी, एक अभ्यर्थी के लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक, उसके लिए हम लोग हाय हेलो बाद में कर लेंगे, पहले आप प्रश्न लगाइए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। कह रहा है 3 क्रमिक धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो संख्याओं बताए। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं वो क्या होगा। इसका एक साधारण ट्रिक ये है कि हम इसको पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 365 का है ना, आइए देखिए हम लोग देखते हैं 365 पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 365, 365 हो गया। अब इसके बटे, इसका बटा हम लोग निकलेंगे क्या, 365 हो गया, इसके बटे पहले 3 लिखते हैं। एक 3 लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 3 1 कम 3 और 3 2 6 और 3 1 का 3, 121 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 121। ध्यान समझिएगा, एकदम ट्रिक में पढ़ा रहा हूं, पूरी तरह ट्रिकी है। 121 आ गया। अब प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है 3 क्रमिक धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग 365 है। क्या है, 365 है। 3 क्रमिक वर्गों का योग का मतलब क्या है, वर्गों का योग का मतलब, जैसे यहाँ पे अगर 3 क्रमिक संख्या एबीसी होती तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
सी का स्क्वायर। तो जो निकलती है ये हमेशा बीच वाले का स्क्वायर निकलेगी। कितने की? बीच वाले की। तो बीच वाले का मतलब यदि ये बी स्क्वायर बराबर 121 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, लगभग क्या होगा? लगभग 11। इसका मतलब वे संख्याएं होंगी 10, 11 और 12। क्या होंगी? 10, 11 और 12। 10, 11, 12 जब है तो आप देखिए क्या इनके वर्गों का योग 365 होता है? जी हाँ, इसका होगा 100 प्लस 121 प्लस 144 बराबर 365। इस प्रकार प्रश्न क्या हो गए? 10, 11, 12 इनका योग कर दीजिए। 11 10 प्लस 11 21 प्लस 12 बराबर 33। ठीक, और यही प्रश्न अगर नियम से लगाते ये पेज कम से कम एक पन्ने में लगता। माना वो संख्या x थी, दूसरी संख्या जो होती x+2 होती, तीसरी संख्या x+3 होती, फिर सबके स्क्वायर करते, फिर बराबर रखते 365, फिर वैल्यू निकालते, यही प्रश्न काफी बड़ा हो जाता। ये प्रश्न क्या होता? काफी बड़ा हो जाता। और जब बड़ा हो जाता तो फिर हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए दिक्कत होती। ठीक है, कितने लोग लाइव है जरा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जो लोग लाइव है जरा कमेंट करके बताएंगे। तो यही प्रश्न बड़ा हो जाता है 33। अब देखिए यहाँ पे इतना आसानी से आपने प्रश्न को हल कर लिया। अब बताइए इसका विकल्प क्या है? 33। क्या हुआ? इसका उत्तर क्या है आपका? 33 है। क्या है? 33 इसका आंसर हो गया। और कौन कौन लाइव है जरा कमेंट करके बताइएगा। ये समझ में आया? अगर इस प्रश्न को हम लगाएं कम से कम 3 पेज में लगते, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने क्या किया? कह रहा 3 क्रमिक धनात्मक संख्या को वर्गों का योग 365 है, हमने 3 से भाग दिया, लगभग 121 आया। तो 121 क्या होता है? 11 का वर्गमूल होता है, 11 का वर्ग होता है, वर्गमूल 11 होता है। तो जब एक संख्या 11 है तो अगला 12 होगा, उसके बाद 10 होगा, 10, 11, 12 3 क्रमिक संख्याएं हो गई, फिर हमने उनका योग निकाल दिया 33। विकल्प सही हो गया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, हम लोग को उत्तर मिल गया। इस प्रकार के प्रश्न अगर भविष्य में कभी भी आपको करने को आए या मिले तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को बताइए? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा आप लोग। क्लास में अगर बैठिए तो कॉपी कलम लेकर, क्योंकि कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा शायद नेट स्लो है। आवाज तो साफ आ रही है ना? हाँ, चलिए अगला प्रश्न आ चुका आपके बीच। कह रहा है कि 2/3 और 3/5 के बीच की एक परिमेय संख्या क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा? देखिए इसका तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए परिमेय संख्याएं होती, ये ए होता, ये बी होता, तो हम इसकी बीच संख्या निकालना होता तो a+b/2 कर देते। ठीक, a+b/2 कर देते। क्या करते हैं हम लोग? a+b/2 करते। आइए तो इसको लेते हैं 2/3 और 3/5 है ना। 2/3, 2/3 एंड 3/5, यही प्रश्न था ना। इनके बीच क्या निकालना है? तो 2/3 प्लस 3/5 पूरे का बट्टा 2, फिर बराबर है क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 15। 3×5 = 15, तो 2×5 = 10। 5×3 = 15, 5×3 = 15, तो 3×5 = 15। देख रहे हैं? 3×5 = 15, 2×5 = 10, 5×3 तो 3×3 रुक जाइए, यहाँ होगा आपका 9। ठीक, सही। अब 3×5 = 15 और 5×3 = 15, तो 5×2 = 10 और 3×3 = 9 और पूरे का बटा 2। ये हो जाएगा ऊपर 19/15/2, इसका बटा 1। ये हो जाएगा 19/15 गुणे 1/2, या 15 नीचे चला आएगा तो हो जाएगा 19/30। अब विकल्प में देखते हैं क्या 19/30 है? अगर है तो सही है, नहीं है तो यहाँ पर 19/30 है, नहीं है। इसका मतलब नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। ठीक, क्या होगा? इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है कि 2 के पावर
x माइनस वन टू के पावर x प्लस वन बराबर 320 हो तो x के मान क्या होंगे। थोड़ा सा ये प्रश्न घुमावदार है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे आसानी से बता देंगे। बताइए। ये प्रश्न ना कोई आप लोग लगाएंगे तो ठीक है, कि काफ़ी लंबा लगेगा। वैसे मैं इसको बता तो दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा प्रयास करिए कैसे सॉल्व होगा ये। हाँ जी, करिए, एक बार कोशिश करिए। अगर हल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर हम बताते हैं आपको। एक बार आप लोग ट्राई करिए जरा तो। चलिए अब लोग हम देखते हैं हम लोग कैसे हल होगा, और इसको अगले पेज पे हल करते हैं। क्या था, टू के पावर यक्स माइनस वन, उसके बाद प्लस प्लस टू के पावर यक्स प्लस वन बराबर 320। यही था, यही था ना। जी हाँ, गलत थे आप लोग के। इसको हल करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे टू के पावर यक्स इंटू टू के पावर माइनस वन लिख सकते हैं, प्लस टू के पावर यक्स इंटू टू के पावर वन बराबर 320। ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पे टू एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन ले लिया, टू के पावर यक्स, तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में बचेगा कि टू के पावर माइनस वन प्लस टू के पावर वन बराबर 320। अब ये हो जाएगा टू के पावर यक्स, कोष्टक में इसको लिखेंगे 1/2 प्लस टू बराबर 320। अब ये जाएगा दो एक कम दो, यहाँ दो दूना चार, एक पाँच, 5/2 तो हो जाएगा टू पावर यक्स बराबर कोष्टक में दो दूना चार, एक 5/2 बराबर 320। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अगली लाइन अब हम लगा रहे हैं। अगली लाइन ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5/2 यहाँ पे गुणे में है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, भागे में हो जाएगा, तो हो जाएगा टू के पावर यक्स, टू के पावर यक्स बराबर 320 इंटू ये 2/5। 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, तो हो जाएगा टू के पावर यक्स बराबर 64 गुणे 2, टू के पावर यक्स बराबर 128। तो टू के पावर यक्स बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 3 6 गुणे 2, तो हो जाएगा टू के पावर यक्स बराबर टू के पावर 7। जब आधार समान होते हैं तो घातांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यक्स बराबर 7, इस क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू के पावर 7 है, आधार समान है, तो घातांक क्या होंगे, आपस में बराबर। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, 7 इसका राइट आंसर होगा। एक बार प्रश्न को देख लीजिए और फिर हम उत्तर की तरफ दोबारा देखते हैं। प्रश्न क्या रहा, टू पावर एक्स माइनस वन प्लस टू पावर एक्स प्लस वन बराबर 320 हो, एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न हमने हल कर दिया है। एक बार प्रश्न को हल देख लीजिएगा। टू के पावर एक्स माइनस वन प्लस टू के पावर एक्स प्लस वन बराबर 320 है। फिर कह रहा है कि टू के पावर एक्स गुणे टू माइनस वन प्लस टू के पावर एक्स प्लस, देखिए हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं टू घात एक्स माइनस वन। इसका मतलब है ये दोनों आपस में गुणे में है, दो घाते एक्स फिर गुणे दो माइनस घाते माइनस वन लिख सकते हैं। इसको 1/2 लिखा जा सकता है। फिर ये टू के पावर एक्स गुणे टू के पावर वन, टू एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा टू के पावर माइनस वन प्लस टू के पावर वन बराबर 320। फिर यहाँ पे टू का पावर एक्स हो गया, यहाँ पे 1/2 प्लस टू बराबर 320 हुआ, तो यहाँ पे 1/2 दो दूना चार, 5/2 हो गया, इधर आएगा पलट के गुणे में हो जाएगा। फिर हमें मिला 2x पावर 128, 128 माने टू की पावर 7, तो x बराबर क्या होगा, 7। इस प्रकार आपका उत्तर क्या होगा, x बराबर 7 होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट करते हैं कि सारा क्वेश्चन है, भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको छोड़ के पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये टाइप हो गए हैं। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़े।
बताए जल्दी से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 9 है जो, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? देखिए इसको दो तीन तरीके से लगाएंगे हम लोग, दो तीन तरीके से हम लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कैसे हल होगा। अगर भाई रूल लगाएंगे तो काफी लंबा लगेगा। हम लोग इसे एक काम करते हैं कि विकल्प रख के प्रयास करते हैं। विकल्प रखेंगे तो हो सकता है सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार हम लोग इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि तीन क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग, अगर मान लीजिए यहाँ पे तीन संख्याएं होती जो क्रमशः ए, बी और सी होती, तो पहले के वर्ग माने ए स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल मतलब बी गुणे सी बराबर 154 होता। क्रमागत है। अगर सबसे बड़ी संख्या बड़ा पूर्णांक 8 हो, अगर 8 होगा, अगर विकल्प ए लेते हैं 8, तो संख्या होंगी 8 7 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 36 और 8 सत्ते 56, दोनों जोड़ देंगे तो 6 6 12 और 5 3 8 9 92, इसलिए इसका विकल्प ये गलत। अगले विकल्प चलते हैं। अगर सबसे बड़ा विकल्प 9 था तो ये हो जाएगा 9 8 और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर 9 अठे 72, 9 2 11, एक आएगा 4 है, ये नहीं होगा। अगर 10 लेते हैं तो संख्या एक हो जाएगी 10 9 8, तो हो जाएगा 8 अठे 64, ये हो जाएगा 64, ये फिर 9 दहा में 90, तो 90 जोड़े क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 6 15 154 लाना था, इसलिए इसका विकल्प क्या हो गया, तीसरा 10 राइट आंसर। उत्तर आपको मिल गया। अगर इसको बाई प्रोसेस लगाते काफी लंबा लगता। हमने विकल्प को ही रख दिया और हमें उत्तर मिल गया, क्योंकि हमें परीक्षा में इस बात से मैंने नहीं रखता कि आपने प्रश्न को कैसे लगाया, माने ये रखता है कि आपने उत्तर कौन सा लगाया। क्या इसे 1.5 पेज में लगाएंगे, क्या ज्यादा नंबर दे देगा? क्या आप इस प्रश्न को 1.5 पेज में लगाते, क्या आपको ज्यादा नंबर मिलते? बताइए, नहीं मिलते। इससे अच्छा हम लोग विकल्प से लगा लिए, हमें उत्तर से मतलब था, उत्तर मिल गया। अच्छा 11 वाला अगर विकल्प सॉल्व करते हैं, अगर बड़ी संख्या 11 है तो छोटी संख्या क्या होती, 11 होती 10 होती, क्योंकि इनका गुणनफल होता और इसका क्या होता, ये 9 होता, 9 का स्क्वायर ये होता 81, और ये 10 11 दाम 110, 110 जोड़ते ये एक हो जाता, ये 8 हो जाता, 181 होता, 154 हिलाना था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 208 है। वर्गों का योग क्या है, 208 है। दो धन संख्याओं के वर्गों का योग 208 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 18 गुना हो तो संख्याएं बताइए। चलिए भैया, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 208 है। दो संख्याओं का वर्गों का 8 अगर 108 है तो पहले विकल्प सी कट जाएगा, क्योंकि 108 का वर्ग करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि वर्गों की संख्या, यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या 18 गुना, बड़ी संख्या का वर्ग क्या करेंगे, 10 का वर्ग 100 होगा, 11 पढ़े में नहीं आएगा, ये गलत। अब लेते हैं विकल्प बी की बात। विकल्प बी लेंगे तो कह रहा है कि 12 का वर्ग करेंगे 100, 8 का कितना गुना है, 18 अट्ठे 144। इस प्रकार इसका विकल्प दूसरा राइट आंसर है। आइए कैसे देखते हैं, पहले देखते हैं किन दोनों वर्गों का योग 208 हो रहा है। इनका योग 208 हो रहा है, इनका योग देखेंगे, ये 10 का वर्ग 100 प्लस 110 ये हो गया 210, विकल्प गलत। यहाँ पे 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64, तो 4 4 8 6 10 208। जी नमस्ते। इसका मतलब क्या होगा, इसका विकल्प क्या है, 20 का राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर है। ठीक है जी नमस्ते। आइए प्रश्न हल करते हैं हम लोग मिलकर। पहले इसका क्या होगा, इसका विकल्प क्या होगा, बी राइट आंसर।
अब सोचिए अगर बाई प्रोसेस इसको लगाते, ये प्रश्न कितना बड़ा लगता। लेकिन हमें क्या मतलब है, हमें उत्तर से मतलब है, क्योंकि हमें उत्तर के लिए पढ़ना है। परीक्षा में विकल्प सही कर रहा है, तो हमें अगर चंद सेकंड में हम विकल्प सही कर लेते हैं तो हमें प्रश्न की तरफ जाने की क्या जरूरत है। मेरी बात समझिएगा। इससे बात स्पष्ट होता है कि आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस बात की श्योरिटी है, गारंटी है आपको। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप लगा भी लेंगे। कह रहा है एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए वह 2 तथा 7 के अंकों की संख्याओं को छोड़ता जाता है। उसने गिनती में कितने आंकड़े लिखे? कमेंट करके बताइएगा। ये काफी रोचक और मजेदार प्रश्न है। इसको हल करने के लिए आप अपने ओएमआर सीट पर गणना कर लेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। क्या करेंगे आप लोग, इससे गणना करने के लिए कर लेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। कह रहा है एक आदमी 50 से लेकर 99 तक संख्या लिखता है। क्या करता है? 50 से लेकर 99 तक की संख्याएं लिखता है। ठीक, ठीक, 50 से लेकर 99 तक की संख्या लिखता है, तो कैसे लिखेगा वो बताइएगा। तो कुल कितने आंकड़े लिखेगा? 50 से लेकर 99 तक जोड़ा जाए तो 99 से लेकर 50 घटाएंगे, 99 माइनस 50 प्लस 1 बराबर वो कुल 50 संख्याएं लिखेगा। कितनी संख्याएं? 50 संख्याएं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो 2 और 7 के अंकों को नहीं लिखता। तो 2 कितनी बार आएगा और 7 कितनी बार आएगा, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें दोनों में मिलाकर 2 और 7 कितनी बार आएगा? तो दोनों मिलाकर यहाँ पे बताए को जल्दी से कमेंट करके कितनी बार आएगा? 18 बार। अभी लिखेगा 18 बार आएगा। तो 50 में से 18 बार नहीं लिखेगा 2 और 7 को, तो उसके सामने बचेगा 32 बार। तो इसका उत्तर क्या होगा? 32। क्या होगा? 32 इसका आंसर होगा। ये आप जब बुकलेट की आंसर शीट मिलेगी आप उसे तुरंत गणना कर लेंगे। गणना करना बहुत आसान है, क्योंकि हम टोटल 50 संख्या लिखते हैं और 50 संख्या में से आप वह लिखिए कि 2 और 7 को जो नहीं लिखना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें पेपर में इन दोनों को छोड़ते चलना है। अगर 2 और 7 वाली छोड़ेंगे तो 52 छोड़ेंगे, 57 छोड़ेंगे, इस तरह से छोड़ते चलेंगे। फिर 71 से लेकर 77 70 तक वो छोड़ेंगे। तो इस प्रकार आप कुल 18 संख्याएं छोड़ेंगे, और जब 18 संख्याएं छोड़ देंगे तो आपके पास कुल 32 संख्याएं मिलेंगी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस की। क्योंकि एक तरह से सिलेबस का पूरा विस्तृत व्याख्या हो जा रहा है। अगर इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, आप लोग पूरे मनोयोग के साथ पढ़िए। हमारा है कि प्रश्न नंबर 12, अंतिम पंक्ति में सही स्थान क्या होगा? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा हमें कमेंट करके बताइएगा कि अंतिम पंक्ति में सही संख्या क्या है। यहाँ पे 1 गुणे 1 बराबर है, फिर 11 गुणे 11, इस तरह से अगर करते जाएंगे तो क्या होगा। आइए हम इसका एक ट्रिक बताते हैं, एक तरीका बताते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं आज के ट्रिक को सीखने के लिए? यह ट्रिक आपको हमेशा जीवन पर्यंत आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोग हैं तैयार हैं। आज इसको एक ट्रिक बताएंगे या तुरंत कर ले जाएंगे, तुरंत, चाहे जितना बड़ा प्रश्न आए आप चंद सेकंड में करेंगे, चंद सेकंड। चलिए तैयार है आप लोग? बस इतने लोग ही तैयार है? अरे यार काफी कम संख्या है। आइए, जैसे यहाँ पे अगर किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति होता है, जैसे 11 का स्क्वायर करना है, इसमें कितनी बार एक है? इसमें कितनी बार एक है? 2 बार। तो लिखेंगे 1 2, फिर उल्टी गिनती आएंगे 1। अगर यहाँ पे 111 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे? 3 बार एक है, लिखेंगे 1 2 3, उल्टी गिनती 2 1। अगर यहाँ 4 बार एक का स्क्वायर करना है तब 1 2 3 4, फिर उल्टी गिनती 3 2 1। बस कितना सरल है। फिर अगर 5 बार एक होगा तब कमेंट करके बताइए क्या होगा। स्क्वायर करेंगे तो आपको ये नहीं करना है कि एक 5 बार दिया है तो 5 बार लिखेंगे, फिर गुणे 1 2 3 4 5 करके इतने बड़े में लगाए, ऐसे नहीं करना है। 5 बार है तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। अगर ये 6 बार होता तब 1 2 3 4 5 6, ये इसका स्क्वायर होता तब क्या करते आप? तब क्या करते आप लोग बताइए? जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। जैसे आप जवाब दे लेंगे इसका मतलब हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
क्या है ये, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आएंगे 5 4 3 2 1। इस प्रकार इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा? कितनी बार है ये, 3 2 5 बार, तो क्या लिखेंगे यहाँ होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। कौन सा विकल्प होगा, कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके बताइए। बस सेम ये इन्होंने किया है, पहले इन्होंने 1 का स्क्वायर किया, 1 बार है, फिर उन्होंने 2 बार का स्क्वायर किया, फिर 3 बार का स्क्वायर किया, फिर 4 बार का स्क्वायर किया, फिर 5 बार का स्क्वायर किया। बस वही प्रक्रम है। इसमें कौन सा विकल्प होगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? सोचिए कितना सेकंड लगा आपको, एक बार सीख लिया आप, हो गया। और इसके अलावा अगर पुनरावृत्ति करता तब, कितने लोग लाइव है जरा कमेंट करके बता दें, तो हम इसके अलावा अगर प्रश्न आता तो भी हम बता देते कैसे लगेगा आप लोग का। चलिए देखते हैं। जैसे उसमें ये कह देता आ, ये 22 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसके लिए सेम नियम, ये 2 बार है तो माना 1 1 होता, तो क्या करते हैं, 1 2 1 गुणे 2 का स्क्वायर से गुणा कर देंगे, माने 4 से गुणा। जैसे 333 होता, तो पहले इसको भी एक की तरह लिखते, 1 2 3 2 1 गुणे 3 का स्क्वायर, अर्थात 9 से गुणा करते। जैसे 4 बार होता ये, अब क्या करते, पहले 1 2 3 2 1 गुणे 4 का स्क्वायर 16। यहां भी इसे 9 लिखिए या तो 4 लिखिए, यहां पे दे दिया इसे 5 गुणा 4 बार। तो कुछ नहीं करिएगा, पहले इसको लिखिएगा 1 2 3 4 3 2 1 गुणे 5 का स्क्वायर लिखिए या 25 लिखिए, दोनों में इसको 1 लिखिए। जैसे मैंने यहाँ 16 लिख दिया, जैसे यहाँ मैंने 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। इस तरह किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति कर रहा है, उसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप कितनी आसानी तरीके से लगा सकते हैं, ये आपने सीख लिया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका हो गया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। यदि इस संख्या को इतने से भाग दिया जाए तो भागफल तथा शेष फल क्या होगा? तो ये प्रश्न नंबर 13 हम आपको नहीं बताएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप खुद समझदार हैं और आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगा। बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इसको हम भाग देंगे 765, एक बार कट कट जाएगा। फिर अगली संख्या उतारेंगे, 7 नहीं जाएगा, 6 उतारेंगे, 5 और 2 जीरो बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 765 कट जाएगा, फिर 8 बचेगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग को जीरो बढ़ा देना होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, यह होगा तीसरा। क्या होगा, तीसरा। जो तीसरा लगा है उनके जवाब सही है, क्योंकि कोई संख्या उतारने पे यदि भाग नहीं जाता, हम जीरो बढ़ाकर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हम शून्य बढ़ाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, चार्ज नहीं है क्या लैपटॉप? ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, जहां पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कमेंट करके बताइए कौन ये प्रश्न को लगा लेगा। अगर आप लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इसकी ट्रिक हमने पढ़ाई है। अगर आप लगातार पेड क्लास से जुड़े होंगे, अगर आप तो आपने अगर हमारी वीडियो सारी देखी होगी, इस प्रश्न के जवाब आप दे लेंगे। बताइए, बताइए क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, 6 घाते इसको एक पेज पे ले चलते हैं। 6 घाते 6 के पावर 333 गुणे
7 की पावर 222, 7 के पावर 222, 8 के पावर 111। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितने लोग निकालेंगे? कोई ऐसा है जिसका अभाज्य गुणनखंड संख्या बता दे, या हमें ही बताना पड़ेगा? बताइए आप लोग। देखिए यहां पे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसके पूरे घाते 333। यह 7 गुणे 222। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 पूरे घाते 111। इसे लिख सकते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर ये 1 है और ये 3 के पावर 1 है। मतलब यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 333 गुणे 7 के पावर 222 फिर गुणे 2 के पावर 3 इंटू 111। अब यहाँ पे हमें 3 अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, वो क्रमशः कौन है? 2, 3, 7। तो हम 333 गुणा यहाँ पे कर लेंगे तो क्या होगा? अगर 333 गुणे यहाँ पे 1 होगा तो इसकी 333 गुणे 1 प्लस ये इतने, इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 के हो गए, इस 3 कितने हो गए? 333 गुणे 1, ये श्रृंखला पूरी, प्लस यहाँ पे 7 है, ये भी अभाज्य गुणनखंड है, इसका पावर क्या होंगे? 222। 222 बार 7 लिखा जाएगा, 7 अभाज्य गुणनखंड है, प्लस ये 3 गुणे 111, क्योंकि 3 बार 111 लिखा जाएगा, 2 अभाज्य गुणनखंड है, इसको जोड़ देंगे। 333 प्लस 333, 333 प्लस 333 प्लस 222 प्लस 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 1 का 3, तो 3 3 का 999 हो जाएगा ये, प्लस 222, तो हो जाएगा 9 2 11, 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12, 1221। 1221 है, देखिए, हाँ सही है, 1221। अब बताइए कितने लोग को ये समझ में आ गया? 1221 कितने लोग को समझ में आया कि हमने अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली? इसमें देखिए 2 गुणे 3 यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, और 2 बार हो जाएगा 333 गुणे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 666, प्लस 722 के 222 ही रह जाएगा, ये 2 3 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3 हो जाएगा, 33, 333। इनको ऐड कर देंगे तो तुरंत निकल जाएगा 1221। तो इसका आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ऊपर वाले का भी सी। ये बताइए कितने लोग को समझ में आया? सबको? कोई दिक्कत? अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो बाद में बताइएगा। बताइए आप लोग, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब प्रश्न नंबर 15 आप लोग जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 15 कैसे हल होगा? 15 कैसे हल होगा? बताइए 15 कैसे हल होगा? बताइए 15 के लिए कुछ नहीं करना है, सेम प्रक्रिया है भैया। ये 2 घाते 10 है तो यहाँ 2 4 का क्या हो जाएगा? ऐसे मैं पहले शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। 4 का हो जाएगा 2 गुणे 2, 7 का कुछ नहीं होगा, 16 में क्या होगा? 2 घाते 4, मतलब पहले वाले का होगा 2 के पावर 2, 16 का हो जाएगा 2 के पावर 4, 11 में 10 में हो जाएगा 2 गुणे 5। चलिए इसको हल करना होगा, लग रहा है काफी बड़ा सवाल है और आप लोग भी समझ नहीं पाएंगे, हम बताएंगे तो समझ लेंगे, तो यही बता दे। बताइए, यहाँ बताएं कि पलट कर बताएं? देखिए ये 2 के पावर 10 है, अच्छा रुकिए लिखते हैं,
2 की पावर 10, 2 की पावर 10 गुणे 7 की पावर 3, 7 पावर 3 16 गुणे 2, 16 घाते 2 गुणे 11 गुणे 10 घाते 2, 10 घाते 2। आइए इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा, पहला तो सही है, यही है ना, 2 पावर 10, 4 की पावर 10 है, रुक जाइए, 4 की पावर 10, 7, 7 पावर 3, 7 पावर 3, 16 पावर 2, 11। हाँ ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 10, 7 के पावर 1 पूरे घाते 3, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के पावर 2, 11 के पावर 1, 10 में लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 2। इसको लिख सकते हैं, हम घात में अगर लगाएंगे तो 2 घाते 2 के पावर 10 प्लस 7 घाते 1 का पावर 3 गुणे 2 घाते 4 के पावर 2 गुणे 11 पावर 1 के पावर 11, 1 गुणे 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 घाते 2। अब ये गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 3 1 का 3, फिर 4 दूना 8, 1 1 का 1, फिर 2 1 का 11 हो गया ना, 4 दूना 1 1 का 1, फिर ये हो जाएगा 2 1 का 2 प्लस 2 1 का 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2। इसको जोड़ देते हैं तो ये होगा, जोड़ेंगे 20 3 23 8 31 1 32, 2 34 2 36, क्या होगा 36। तो भाज्य गुणनखंड संख्या कितनी होगी 36, इसमें 36 है, जी हाँ, सी इज राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है, सी इसका सही जवाब। समझ में आया आप लोग को? सी इसका राइट आंसर है, सी इसका सही जवाब। कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोग को बताइए, समझ में आ गया? देखिए ये प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछते रहते हैं, चाहे आप सुपर टेट की बात करें, चाहे आप सी टेट की बात करें, राज्य टेट की बात करें, चाहे यूपी टेट, एमपी टेट, रेट, राजस्थान टेट, छत्तीसगढ़, कई बार देखिए अलग अलग राज्यों में ये पूछे हैं अलग अलग प्रश्न के क्रम के अनुसार। सुपर टेट के लिए तो कंपलसरी है, राज्य टेट के लिए कंपलसरी है, सी टेट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि घुमा फिरा के इन प्रश्नों को पूछा गया है। इसलिए आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए किसी प्रकार की कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं यह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसे 2 से 3 से 4 बार बताएंगे कि अभाज्य किसे कहते हैं, उनके गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यह दोनों, क्योंकि हम प्रश्नों की सीरीज आपको इसलिए हल करवा दे रहे हैं ताकि एक बार आपका सारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्विकली रिवीजन हो जाए, ताकि जब परीक्षा हाल में आप जाएं आप जरा सा भी ये ना कहने पाए कि दुर्गेश सर हमें यह टॉपिक समझ में नहीं आया। और ये मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए हर हाल में, चाहे जो हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 कुछ नहीं करना है, सबका गुणनखंड करना है, उनका गुणनखंड करने के बाद उनके घातांक से गुणा कर देना है, जो उत्तर आएगा दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके सामने हमने हल कर दिया है, एक प्रश्न यहाँ पे हल किया है, दोनों प्रश्न को मैंने डिफाइन करके हल कर दिया है। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि 960 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर जल्दी से दे, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा मतलब लास्ट में दूंगा। नौ सौ साठ का क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा 960 का, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। बताइए जल्दी से भैया। 16 गुण, इसको तो आपको करना ही होगा।
देखिए 960 को हमने लिख दिया, अगर हम इसको 16 कर दे तो 16 छक्का 96, जीरो। ठीक। फिर देखिए मैं जुगाड़ काट रहा हूँ, 2 से काट दिया 30, फिर 2 से काट दिया 15, फिर 3 से काट दिया 5, फिर 5 से काट दिया 1। पहले 3 × 5 किस में है, इसमें नहीं है तो हट गया। ये 16 को लिख सकते हैं 4 बार, मतलब 16 लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, ये 16 हो गया। फिर अभी 2 2 बचा है, 2 × 2, अभी और बचा है 3 × 5, ये किसमें है, मतलब 2 है 6 बार, 6 बार 2 किसमें है, यहाँ 3 3 बार है, गलत। 3 2 बार है, गलत। इसका मतलब विकल्प ए इसका राइट आंसर है। ए इसका राइट आंसर है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, 1229 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में लिखिए, 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों के अंतर है। कमेंट करके बताइए, ये हमने आपको पढ़ाया है। दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों को अंतर क्या होगा। देखिए 1729 का पहले गुणनखंड करिएगा, कमेंट कितना है करिए। देखिए ये होगा 7 × 13 × 19, यही होगा ना। तो 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर क्या होगा, बताइए क्या होगा। 13 में 7 गया 6, और 19 में से 13 गया 6, क्या होगा इसका उत्तर 6। इसका क्या होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्रश्न नंबर 17 का, 17 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, 17 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का, बताइए आप लोग 17 का क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत समस्या जो लाइव हो। 17 का गुणनखंड यही होगा 1729 का। भाई साहब जिसको कोई दिक्कत समस्या हो कमेंट करके बताएगा, तब तो हम जानेंगे, हम सपना तो देख नहीं रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा तब तो हम जान पाएंगे भाई। मालिक आप कमेंट करके जवाब देंगे तब तो हम जान पाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ 1 मिनट रुकिएगा, अगला पेज हम लोग, हाँ आ गया। चलिए यहाँ पे है, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ये कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, तब तक हम इसमें और पेज जोड़ लेते हैं। देखिए कैसे पूछा, निम्न में से कौन सी अभाज्य नहीं है। जब अभाज्य नहीं है पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग ने साफ साफ देख लिया, क्या क्या देखा। ये जो 16 है ये क्या है, 16 जो है ये भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 3 और 5 से कट जाएगा, ये भी भाज्य है। तो क्या होगा, अभाज्य नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑल ऑफ दीज माने सभी। डी इसका राइट आंसर। अगला है, न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है, कमेंट करके बताइए। 19। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, कमेंट करके बताइएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बताइए भैया, न्यूनतम अभाज्य संख्या
दो होती है, एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा? दो। ऐसी ना होती है भाषा दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 19, डॉट डॉट डॉट। हमने इसको पढ़ाया, मेरी अगर रेगुलर लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको मैंने पढ़ाया है, क्योंकि आभास संख्या का नियम होता है वह संख्या है जो किसी संख्या से ना कटे, चाहे एक से और स्वयं से। तो एक स्वयं हो गई, अन्य संख्या कोई बात ही नहीं होती। इसलिए एक न तो भाज्य की परिभाषा में डेफिनेशन में आता है, न अभाज्य की डेफिनेशन में आता है। इसलिए एक न तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। ठीक, ये हमने पढ़ा होगा, इसलिए आपसे कहते हैं हमारी सारी वीडियो लेक्चर आप देखते चलिएगा, क्रम से देखते चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना होगी आपको, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसकी स्क्रीनशॉट क्या है तो आप सुरक्षित रखिएगा या कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ठीक, ये हो गया आपका। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक पेज आगे आ गया है, उसको बैक करते हैं हम। हाँ चलिए, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? कमेंट करके बताइएगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। देखते हैं सबसे पहले कमेंट करके जवाब किसका आता है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? ये भी हमने पढ़ाया है और लिखाया है, बताया भी है। अच्छा, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? मैंने बड़ी बता दिया। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? बड़ी तो है, बड़ी तो प्रश्न में ही है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 97 होगी। इसका मतलब विकल्प 2 इसका राइट आंसर है, 97। अगर दो अंक की सबसे छोटी संख्या पूछता तब? नाइन्टी सेवन। ये नहीं होगा। अगर कोई सी बता रहा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। 1391 होता है, ये नहीं होगा। और 97 होगा सबसे बड़ी दो अंक की, सबसे छोटी 11 होगी। ठीक, दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी। ठीक, ये हो गया प्रश्न नंबर 20। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, दो अंक की ऐसी अभाज्य संख्याएं जितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य होगा, कौन सी है? प्रश्न नंबर 21 का जवाब दीजिएगा। ये होगा 23, 37, 53, 73। ये दो अंक की ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य है। 2, 3, 23, 2, 3 दोनों भाज्य, 37, 3 और 7 दोनों भाज्य, 53, 5, 3 दोनों भाज्य, 73। इस प्रकार चार ऐसी संख्याएं हैं दो अंक की जिनकी दोनों संख्याएं भी अभाज्य संख्या है। इसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको कभी कभी मिलते हैं। 23, 37, 53, 73। 23, 53, 73, 23, 37, 53, 73। जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य है? इसका उत्तर ऊपर वाले का भी दो। 22 का जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा। 22 का जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा।
देखिए इसमें दिया है पहले वाले में 39 नहीं होगा, इसको भी देख लेते। 17 47 96 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 47 39 नहीं होगा, इसलिए बचा हुआ विकल्प क्या होगा? बी। थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे आप लोग को सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या देखा कि सभी संख्या सीरीज देख लेते हैं, इसमें से कोई मतलब नहीं, विकल्प से ही हम लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन से भाज्य कौन कौन से अभाज्य है। तो हो गया। ठीक है, कमेंट क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताया करिए आप लोग, तब तो समझ में आएगा आपको दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है। आप लोग कुछ बताते ही नहीं। अगला है 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? ये कमेंट करके बताइए कि हमने पढ़ाया है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ई लर्निंग विद दुर्गेश। हैं कमेंट के जवाब देने लगेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, और आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप बात करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूँ, हम बात कर लेंगे, हमें क्या जा रहा है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आप लोग पे करके पढ़ रहे हैं, तो आपका महत्वपूर्ण ये है कि हम आपकी बात करके आपका समय न बर्बाद करें। हम चाहेंगे आपको महत्वपूर्ण बेस्ट मटेरियल उपलब्ध कराना चाहेंगे, ये मेरा पहला टारगेट, मेरा पहला उद्देश्य है। हम भी बातें कर सकते हैं और एजुकेटर की तरह कि वेलकम टू एन अकेडमी, आप सभी का स्वागत है, बताइए कैसे हैं आप लोग, खाना खाएं कि नहीं खाएं। तो ये सब करके क्या चीज़ है, आप हमारे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हम आप सिलेक्शन के लिए जुड़े हैं, वरना हम आप क्यों मिलते हैं? हमारा आपका उद्देश्य क्या? सिलेक्शन लेना। हम आप इसलिए तो पढ़ रहे हैं, वरना क्या जरूरत थी हम लोग मिलकर लाइव पढ़ने का? बस एक ही उद्देश्य है, आप फी पेमेंट करके पढ़ रहे हैं, और आपका हमारा एकमात्र उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। इसलिए मैं माफी चाहता हूं, मैं आप लोगों से बातें कम कर पाऊंगा, आपके कमेंट का जवाब मैं वही दे दूंगा। मैं पढ़कर मैं उस पर अगर बात करने लगूंगा तो काफी बातें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, 100 से कम अभाज्य संख्या क्या होगी? देखिए मैंने एक दिन प्रश्न में बताया था कि ठीक है, जैसे पूछा 100 से कम कितनी अभाज्य संख्या, तो 25 है, याद रखिएगा। देखिए 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 है, 1 से लेकर 25 तक के बीच में 9 है, ठीक, 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 है। इस तरह पूरा याद कर डालिए। ठीक, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में पूछ सकता है, 1 से लेकर 25 तक के बीच में पूछ सकता है, 1 से लेकर 50 तक के बीच में पूछ सकता है, 1 से लेकर 100 तक के बीच पूछ सकता है। इसलिए मैंने पढ़ाते समय, इसलिए मैं कहता, अगर रेगुलर अगर मेरी क्लास ले रहे होंगे, ये सारे प्रश्न हमने पढ़ा दिए हैं। और आज की सीरीज में कुछ कड़े प्रश्न आ गए हैं, तो उन प्रश्नों को हमें नहीं पढ़ना है, जो चीजें वही। इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 24, 24 का जवाब दीजिएगा। 24 का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है कौन सी? प्राइम नंबर कौन सी नहीं है? ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो दुनिया का हर नंबर स्वयं से कटता है और एक से कटता है। उसके अलावा यदि किसी संख्या से नहीं कटती तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने देखा कि जो 51 है, 5 1 6, ये 3 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है, 51 से भी कट रहा है, 1 से, तो ये भाज्य हो गई। और यही पूछा है कि कौन संख्या अभाज्य नहीं है? जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अगले प्रश्न में इसमें से पूछा है 263, 323, 361, 4 अभाज्य संख्या कौन सी है? आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग। देखिए ये संख्या जो है आपकी, ये 19 से कट रही है, ये 19 से कट रही है, 19 का 19, 19
हाँ, ये 19 ये कट रही है, 19 ये कट रही है, और ये भी कट रही है आप किससे, 403, 13 से कट रही है। ये संख्या नहीं कट रही है, इसलिए ये प्रथम संख्या अभाज्य संख्या होगी। प्रथम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या होगी। ठीक, और कोई समस्या किसी को, कोई डाउट बताइए, आगे बढ़े। ये है आपका है, थोड़ा सा नेट में लग रहा है स्लो चल रहा है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या होंगी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। भैया हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। बताइए जल्दी से कमेंट करके, प्रश्न नंबर 26। जो लाइव है कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए आप लोग से बातें ही कर लेते हैं हम, जब आप लोग की इच्छा है तो। इसमें पूछे 80 90 के बीच, तो हम देखते हैं अगर विकल्प एक ही बात करेंगे, अगर हम एक ही बात करें 81 83, 81 तो 9 से कट जाएगा, विकल्प नहीं होगा। 83 87 को चेक करें, 81 भी नहीं होगा। 89 होगा कि नहीं होगा ये बताइए, 8 7 15, ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ विकल्प क्या होगा, यही होगा। ठीक है, ये देखिए 8 7 15, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से क्या होगा, कटे 3 दूना 6, 3 9 27। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए कि बचा हुआ विकल्प क्या होगा, चौथा आपका होगा, कि जो क्या है, इसलिए मैंने रूल ऑफ डिजिबिलिटी पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां बताया था कि क्या होगा इसका उत्तर, चौथा इसका विकल्प सही है। ठीक है, चौथा क्या है, सही है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। अब अगला प्रश्न है कि यदि यक्स 243, मतलब यक्स 243 और वाई 867, जहां यक्स और वाई सह हो, तो यक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो कौन बताएगा, कमेंट करके जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का जवाब कौन बताएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का जवाब कौन बताएगा। आइए इस प्रश्न को एक बार हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, प्रश्न हल कैसे होगा। यक्स 243 व 867, यक्स कड़ी में 243 बराबर वाई अंडर रूट 867, यही है। यक्स इधर है तो वाई को इधर लेते आएंगे, तो ये हो जाएगा यक्स बटे वाई, और ये इधर जाएगा तो कड़ी में 867 बटे कड़ी में 243। इसे लिखा जा सकता है पूरी कड़ी में 867 के बटा 243। अब इसे डिवाइड करते हैं, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 2 26 हो गया, 3 अटे 24, 3 नवा 27, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अटे 24, 3 1 का 3, मतलब यक्स बटे वाई बराबर 289 डिवाइडेड बाई 81। अब हम ये जानते हैं कि 289 17 का स्क्वायर है, तो 17 इंटू 17 नीचे हो जाएगा 9 इंटू 9, फिर बाहर निकालेंगे इन दोनों को जोड़ा बना बना के, तो यक्स बटे वाई बराबर 17 बटे 9। यहाँ पे दिया है यदि यक्स बराबर 17 और वाई बराबर 9, तो वहाँ पे यक्स माइनस वाई का मान पूछा है, तो 17 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 8, इसलिए इसका 8 आंसर सही होगा। तो ये बताइए कितने लोग को ये समझ में आया। जल्दी से देखिएगा, यक्स 243 से इधर ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो 867 बटे 300 243 हो जाएगा। फिर 3 से हमने काट दिया, 289 बटे 81 उनको वर्ग किया, तो आपको 17 और 9 आ गया, 17 में से 9 गया 8। इस प्रकार क्या है, यहाँ से देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, 8 इसका राइट आंसर होगा, अर्थात इसका विकल्प 2 सही होगा, और यहाँ पे 2 का मतलब 8 इसका राइट आंसर। ठीक है, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा।
यक्स करणी में 243 बराबर वाई 867 हो, जहां यक्स और वाई सहभाज्य हो दी गई संख्याओं का मान। अब यहाँ पे हमने उसको क्या किया, हल कर दिया। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्लियरेंस हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणांकों की संख्या। ये भी आज ही मैंने सवाल लगवाया है, यहाँ पे 28 आप लोग हल करके बताइएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे आज ही हमने लगवाया प्रश्न। ये प्रश्न नंबर कहाँ गया, 14-15 सेम लगाया, गुणनखंडों की संख्या बताना था। 14-15 के आधार पर आपको 28 लगाना है। अभी आपको हमने प्रश्न नंबर 14-15 बताया था, 14 और 15 हमने प्रश्न बताया है, उसी के आधार पर इस प्रश्न को भी हल करना है। 4×225 अभाज्य गुणांकों की संख्या क्या होगी, 4×225 कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, हल करें हम या हल कर लेंगे? आप लोग कोशिश क्या करिए भाई साहब, आप लोग कभी कोशिश ही नहीं करते हल करने की। बताइए, नहीं बताएंगे? चलिए हमें आगे बढ़ते हैं। चार के पावर 25, 4 के पावर 25 इंटू 7 के 13, 5 के 9, 7 के 13, 5 के 9। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ हम 4 को लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 पूरे के पावर 25 इंटू 7 के पावर 1 और पूरे के पावर 13, 5 के पावर 1 पूरे के पावर 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 2×25 प्लस 1×13 प्लस 1×9, तो 25 दूना 50 प्लस 13 प्लस 9, 50 13 63 और 9, 50 और 13 63, 63 और 9 71, यही ना होगा 71। 25 दूना 50, अच्छा 15 था, सॉरी यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 15 था, 15 था, तो जब 15 लिखेंगे तो ये 15 लिखेंगे, रुक जाइए 15 वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, एक मिनट रुक जाइएगा। 15 था, हमने 5 लिख दिया था, 15 हो जाएगा, 3×5 हो जाएगा, 3 के पावर 1 होगा, तो ये हो जाएगा 9 1 का 9 प्लस 9, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 तो बराबर 81, ठीक है 81 हो जाएगा, ठीक 81 81, 81 का मतलब ये चौथा क्या होगा, सही है? कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि देखिए पूरी कॉन्सेप्ट पूरी अध्याय क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसके पहले 27 समझ में नहीं है, 27 में कुछ नहीं किया था हमने, 243/867 था, इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो ये आपका 81 आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 289, ये 17 का वर्ग था और एक 9 का वर्ग था, दोनों का डिफरेंस 8 आया, 8 हमारा उत्तर बी विकल्प हो गया था। विकल्प बी क्या हो गया था, आंसर हो गया था, उसका सोल्यूशन यहाँ पे है। इन दोनों को डिवाइड किया तो 289/81 हो गया, 289 हो गया यहाँ पे, और ये 81 हो गया, फिर उसको बाहर में 17 और 9 हो गया, 17 में से 9 हो गया 8, इसका उत्तर हो गया, ठीक। बस यही था, ज्यादा कुछ नहीं था। 28 का हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 1 मिनट का इंतजार करिएगा, तब तक हम पेज को ऐड करना होगा ना, 11 नंबर तक हो। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ तक के प्रश्न पढ़ लिया। जिनको 28 में डाउट हो रहा है, ठीक है, 28 में जिसमें डाउट हो रहा है वो प्रश्न नंबर 14-15 को एक बार देख लेंगे। अभी इसके जुड़ा हुआ प्रश्न आगे आ रहा है, आगे हम इसको समझा दे रहे हैं। क्योंकि 4 के पावर 25 है, इसकी घातांक 2 करेंगे तो 25 दूना ये 50 हो जाएगा, प्लस 13 का 13 हो जाएगा, इसका 2 गुणनखंड बनेगा, 3×5, तो 9 1 का 9 प्लस 9 का 9 18, इसको जोड़ेंगे 50 13 18, तो क्या आएगा 81, सही होगा इसका। इसके लिए आप लोग एक बार प्रश्न नंबर 14-15 को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक, एक बार देख लीजिएगा। वैसे आगे प्रश्न मिल रहा है, हम आगे समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। आगे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिएगा,
सेम प्रश्न है, जिनको नमक समझ में नहीं आता 28, जरा इस प्रश्न को हल करें। 3025 के गुणनखंडों की संख्या कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा 3025 का। लिखिए तो कुछ नहीं करना है, 3025 यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, 3025 उसके बाद गुणनखंड का डालेंगे। तो पहले 5 आएगा, 5 छक्के 30, 0, 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे तो 121, फिर 11 से काटेंगे 11, फिर 11 से काटेंगे 11, तो मतलब ये होगा 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11। ऐसा कहाँ विकल्प है? ऐसा विकल्प ए है, ए इसका राइट आंसर होगा। ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर। उसी तरह ये बताइए 6561 का गुणनखंड क्या होगा? 6561 का गुणनखंड क्या होगा? अगर इकाई अंक 0 या 5 नहीं होगा तो इसमें 5 नहीं आएगा, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा, चाहिए होगा, चाहिए होगा। आप इसके गुणनखंड कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तिया 81, 343 तिया 1200, 12 तिया 3600, 36 तिया जी हाँ, इसका विकल्प ए है, 30 का विकल्प ए है। ये 1960 का विकल्प काफी बड़ा आएगा। इस टाइप का मैं दूसरा प्रश्न आपको समझा दे रहा हूं, यह प्रश्न आप लोग हल कर लीजिएगा लगाकर। मैं इस टाइप का प्रश्न आपको समझा दे रहा हूं, आप इस तरह के प्रश्न को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और मैं लगा दूंगा दूसरे। इस प्रश्न को आप खुद स्वयं से लगाइए, काफी बड़ा लगेगा, इसे बाद में लगा लीजिएगा। मैं इसका विकल्प बता देता हूँ, इसका विकल्प क्या आएगा? इसका विकल्प आएगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी। बी होगा, लेकिन कैसे होगा ये मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे अगर यही प्रश्न में यहाँ पे दे दिया होता 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो कैसे करते? 100 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना होता तो कैसे ज्ञात करते? आइए हम उसको बता देते हैं। जैसे 100 के सभी गुणनखंडों का योग पूछ दिया, किसी भी संख्या का पूछता, जैसे 100 के सभी गुणनखंडों का योग, 100 के सभी गुणनखंडों का योग, सबसे पहले हम उसका दिए गए संख्या गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 का गुणनखंड करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा आप लोग कर लीजिएगा। हमें याद है 100 का जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2 दूना 4 पंजे 20 पंजे 100। इसे और शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसके आगे कहानी क्या होगी, जितनी घात होगी उसमें एक जोड़ देंगे, 2 के पावर 2 है 3 लिखेंगे, -1 करेंगे, फिर आधार के -1 नीचे भी करेंगे, जो भी आधार होगा। 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 करेंगे, ठीक, फिर -1 करेंगे, फिर नीचे भी 5 -1 करेंगे, इसी को हल कर देंगे। जो उत्तर होगा वो 100 के सभी गुणनखंडों का योग होगा। बस ये क्या होगा, ऊपर होगा 3 त्रिक के 9, 9 में से गया 8 बटे 1 गुणे 125 में से गया 124/4, तो 4 का 4 4 3 बार 31, ये हो जाएगा 8 गुणे 31, 8 1 8, 8 3 24, 248। तो 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? 248 होगा। सॉरी, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7, एक घट जाएगा, यहाँ पे 7 होगा, सॉरी, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, 7 होगा, तब ये हो जाएगा 7 1 का 7, 7 3 21, 7 1 का 7, 7 3 21, ये 7 होगा। 3 3 का 3, 2 2 4 2 8 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7 होता, ठीक। इस प्रकार अब अगर हम 210 का निकालते तब कैसे निकालते? 210 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 210 के
सभी गुणनखंडों का योगफल सबसे पहले क्या करते हैं, 210 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे आप लोग भी देख लीजिएगा कैसे करेंगे। गुणनखंड सब लोग कर लेंगे ना? हाँ, 2 से काटेंगे 105, 3 से काटेंगे 35, 5 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1, मतलब 210 के बराबर 2 तिहाई 6 पच्चे 3 सत्ते 21, 210 माने 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। इसमें जितनी पावर दी गई है 2 की पावर 1 है तो एक बढ़ा करके हम 2 माइनस 1, अब पूरे के बटे 2 माइनस 1, फिर गुड़े। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 लिखेंगे, माइनस 1, फिर नीचे से भी माइनस 1, फिर 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, जितनी पावर होगी उसमें एक जोड़ देंगे, फिर एक घटा भी देंगे उसमें से, 5 में से 1। 7 पावर 1 है, 7 की पावर 2 माइनस 1, 7 माइनस 1, बस इसी को हल कर देंगे। जो आएगा वो दी गई संख्या का उत्तर होगा। जैसे यहाँ पे 2 दूना 4, 4 में से गया 3/1 लिखिए, ना लिखिए 3/1 गुड़े 3 त्रिका 9 में से गया 8/2, 5 पच्चे 25 में से गया 24/4, 7 7 49 में से गया 48/6। आइए अब क्या करेंगे, 2 1 का 2, 2 चौक 8, 4 से 4 खत्म, 6 1 का 6, 6 8 48, तो 24 तिया 72, यहाँ पे 24 तिया 72 माने 3 गुड़े 24 गुड़े 8, 24 तिया 72 गुड़े 8, 8 दूना 16, 8 सत्ते 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56 1 57, 576 आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने देखा किसी भी संख्या के दिए गए संख्या का गुणनखंड निकालना होता है, सब योग निकालना होता है। सबसे पहले उसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद उसके घातांक में एक जोड़, घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं, घातांक पे एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं, और फिर उसके आधा अंश हर भी संख्या लिखते हैं, एक घटाते हैं, फिर उसका मल्टीपल करते चलते हैं। इस प्रकार हमें दी गई संख्या का उत्तर और मान प्राप्त हो जाता है। अब जरा कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक किसी को दिक्कत या समस्या हुई है? हाँ, क्लियर? हाँ जी, कोई बात नहीं, इसे समझते रहिए, इसलिए मैंने इसके पहले मैंने प्रश्न कराया, इसलिए मैं कह रहा, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे अब कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर बीच बीच में किसी दिन देखें किसी दिन नहीं देखेंगे तो हो सकता है किसी दिन मैं ये पढ़ाऊँ, अभी आगे भी मैं पढ़ाऊंगा इस प्रश्न को। ये हो गया। अब यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होता है। ये गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, मैं इसको भी आप कर लीजिएगा, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ कैसे हल होता है। ये मैं हल का तरीका बता रहा हूँ बस। जैसे 36 का मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इसका आप निकाल लीजिएगा। 36 का मैं 33 का बता रहा हूँ, 33 का इस प्रश्न का मैं बता रहा हूँ। 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे? आइए किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग जल्दी से। जी नमस्ते। ये 36 गुणनखंड संख्या निकालना गुणनखंडों की, तो लिखेंगे यहाँ पे 36, इसका गुणनखंड करेंगे आप लोग तुरंत। तो यहाँ पे 36 गुणनखंड होगा यहाँ पे, ठीक, 2 दूना 4 या 12 या 36, इसे घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। घातांक रूप में व्यक्त करेंगे क्या होगा, 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 2। अब इसमें भी घात में एक जोड़ेंगे, घात कितनी है इसकी, 2, तो यहाँ पे 2 + 1, फिर गुणे, यहाँ पे ध्यान देंगे घात 2 है, एक जोड़ देंगे, 2 + 1, अब गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3 कितना हो गया, 9। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 9, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 9। 9 समझ में आया? गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं? गुणनखंडों की संख्या, आप 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल के जरा बताइए तो जल्दी से। 48 के 48 के सभी
गुणनखंडों की संख्या, 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले 48 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो क्या पता चला, 48 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, माने 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1। इनके घातांक में जोड़ेंगे, 4 है तो लिखेंगे 4 प्लस 1, फिर गुणा करेंगे, 3 1 है तो प्लस 1, तो 4 1 5 गुणे 2 बराबर 10। जी 10 सही है। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 105 के, 105 यहां लिख देंगे हम लोग। 3 से 21 35, 5 से 7, 7 से 1, माने 105 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 7, माने क्या होगा, यहाँ पे 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। ठीक, इसका क्या होगा, 8 इसका राइट आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? बताइए आप लोग, कोई दिक्कत या कोई समस्या? अगर हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आइए, तो आपको करना क्या है, आपको प्रश्न नंबर 32 इस तरह से हल करना है। इसका गुणनखंड करना है, जितनी भी घातांक है उसमें एक एक जोड़ते चलिए, गुणा करते चलिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि गलती से टाइप होते समय टाइप हो गया है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम लोग को छोड़ देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग को छोड़ देना है। अब आने हैं 36। वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसके गुणनखंड 2 5 2 3 5 और 11 है? 36 नंबर कमेंट करके जवाब दीजिएगा, 36 कैसे लगेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है, इनका गुणा कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, 2 3 6 25 30 गुणे 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 330, अर्थात 4 इसका होगा, विकल्प इसका डी राइट आंसर। डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जी जी नमस्ते, थैंक यू आप सभी का। अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी देर लंबी वीडियो हो जा रही फिर भी आप लोग देखते रहते हैं। दोबारा रिपीट करें, ध्यान से देखिएगा। जब वह कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी, जब छोटी छोटी संख्या की बात कर दे या सबसे छोटा सार्वगुणज की बात कर दे, उसे हम एलसीएम निकालना कहते हैं। तो यहां पे आप 2 3 5 11 का एलसीएम निकालेंगे। ये सभी अभाज्य गुणनखंड है, इनका गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आप इसका गुणनखंड निकालिएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 होगा, जो 330 होगा। अरे कोई बात नहीं, जाइए अब आके फिर से पढ़ लीजिएगा दोबारा, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, सभी चीजें आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका विकल्प 4 ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ठीक है, और किसी कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गलती से कुछ क्वेश्चन टाइप होकर चले आए हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। फिर देखिए, ये यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे थे, देखिए जिसे मैं बता दूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है। प्रश्न नंबर 37, मतलब जहाँ से मैं प्रश्न ज़्यादा टाइप करने वाले ने गलती से कर दिया, मैंने इसको मना किया था, उन्होंने गलती से कर दिया। ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है।
ये भी नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम इसको बता देंगे। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका बहुत सही हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बता देता हूँ आपको। 5 का स्क्वायर फिर 3 एक्स का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन में प्लस भी, एक क्वेश्चन में माइनस भी। तो 5 + 3x, 5 - 3x कहाँ पे है, जहाँ पे होगा वो हो जाएगा। ये इसका भी डी हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसका इसमें इसके बराबर 0 रखना है, जिसके मान से कट जाएगा वो इसका उत्तर होगा। इन दोनों का सार्वगुणनखंड गुणनखंड क्या होगा, इनका इनका निकाल लेंगे, लंबा समय लगेगा, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इनका मैंने एक ट्रिक बताया है, आगे हम इसको हल कराएंगे। जब हम एलसीएम एचसीएफ का एक अध्याय पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसका एक ट्रिक बताएंगे, चंद सेकंड में आप उत्तर लगा लेंगे बिना किसी समस्या का, बिना किसी झंझट का। आगे बढ़ते हैं, यहां से आप लोग को प्रश्न को पढ़ना है। अब ये है दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम तथा उसके महत्तम समानुपातक इतना इतना है। यदि एक संख्या 361 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम ये जानते हैं, इस तरह के अध्याय भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके सामने प्रश्न आ गया तो हम हल करा दे रहे हैं। इसमें हम जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो इसमें एलसीएम एचसीएफ क्या है, 3003 गुणे 21, 3003 गुणे 21, 3003 गुणे 21 बराबर 231 कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब आप लोग कुछ नहीं करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3003 गुणे 21, 3003 गुणे 21 बराबर 231 है ना, 231। अगर एक संख्या इनकी 231 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बस काट के डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 3 से कटेगा, ये 7 से भी कटेगा, तो ये 21 से कट जाएगा। देखिए 21 से 21, यहाँ भी 21 से 21 हो गया, यहाँ बचेगा 2, फिर 21 से 21, 11 बचा। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, यहाँ बचेगा क्या 8, 80, 11 से 77, 3, 11 3 33, तो 200 यहाँ पे गुणे यक्स करेंगे, तब गुणे यक्स हो जाएगा 273 बराबर यक्स। क्योंकि हमें जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ ये हो गया, फर्स्ट संख्या हो गई, सेकंड संख्या यक्स हो गई, तो यक्स बराबर 273। तो यहाँ पे क्या होगा 273, कहाँ पे विकल्प बी, बी 273। ठीक, सेम प्रश्न यहाँ पे है, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, एलसीएम 1989 है, एक संख्या 17 है, दूसरी क्या होगी, कमेंट करके बताइएगा। ये हो जाएगा 13 गुणे 1989 बराबर 117 गुणे यक्स। कौन कौन लाइव है जरा कमेंट करके बताइएगा। और कौन है, बस 2 लोग। 45 का आंसर बताइए, एकदम आसान सा सवाल है, इसको हल करके ही आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आप ये कर ले जाएंगे। 45 बताइए, मैं लगा दूं। देखिए यहाँ पे होगा 13 गुणे 1989 बराबर 117, 117 गुणे यक्स। मासा गुणे लैसा या लैसा गुणे मैसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। इसको हल करना है तो हल करना भी आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 गुणे 1989, ये गुणे में धराएगा, बटे में हो जाएगा, बटे 117 बराबर यक्स। 13 का 13, 13 9 117, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 1, तो यक्स बराबर 221। जिन्होंने बताया एकदम सही जवाब है, उनके जवाब सही हैं जिन्होंने 221 इसका उत्तर बताया है। जिन्होंने 221 बताया उनके जवाब सही हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 221। ठीक है, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सी इसका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा और पेज सेलेक्ट कर लेते हैं।
हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न को हल कर लिया था, यहाँ आते हैं। अब किसी भी भिन्न का, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 46 क्या करना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग हल करिएगा। किसी भी भिन्न का, फ्रैक्शन का, यदि आपको एलसीएम निकालने के लिए कहता है, एचसीएफ कह रहा है, तो उस तरीके से क्या करता है, ये हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे किसी भिन्नों का, यदि किसी भी भिन्नों का एचसीएफ पूछेगा तो पता है क्या करते हैं, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होते हैं। तो हरों अंशों का एचसीएफ निकालते हैं और हरों का एलसीएम निकालते हैं, ये जानते रहिएगा। अगर यहाँ पे भिन्नों का एलसीएम पूछता तो पता है क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। ये रहा हमारा आज का तरीका। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आपको? अब प्रश्न क्या था हमारा, इसका मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। 2 8 4 6 का निकालिए, इनका जो एचसीएफ होगा वो 2 आएगा मेरे हिसाब से, आप अपना निकालिएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा वो कमेंट करके आप बताइएगा। 5 35 15 25 का, जल्दी से जो लाइव है वो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 5 35, 5 का, 35 का, 15 का, 25 का क्या होगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 5 5 25, फिर 5 से 1 7 3 1, 3 से 1 7 1 1, फिर 7 से, तो 5 5 25 3 75, 75 गुणे 7 क्या होगा, 75 गुणे 7, तो 7 5 35 और 7 सत्ते 49, 3 52, 52 52, 5 मैंने 525, 525, 2/525, 2/525, इसका विकल्प दूसरा सही होगा। जरा कमेंट करके बताइएगा कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को समझ में आ गया, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग, कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आ गया? चलिए इसी प्रकार एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे है। 2 संख्याओं का मध्य 9 है और लसागु 270 है। यदि संख्याओं का जोड़ 99 हो तो उनका अंतर क्या होगा? ये आप लोग आराम से कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा। बताइए क्या होगा। ये प्रश्न काफी बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लोग दिमाग लगा देंगे तो प्रश्न आसानी से लग जाएगा। देखिए, इस प्रश्न को लगाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम लोग को ट्रिक और थोड़े से दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। संख्याओं का जोड़ 99 है, आप किन्हीं ऐसी 2 संख्याओं का मध्य 9 और लसागु 270 हो जिनका योग 99 हो, तो वो 9 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9 का गुणज होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे देखिएगा, 9 का गुणज ले लें तो ये हो जाएगा, अगर एक 9 गुणे 9 करते हैं और एक 9 गुणे 10 करते हैं, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 9 धामे 90। अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम देखिए कितना होगा, एचसीएफ तो 9 हो गया, एलसीएम कितना आता है देखिए जरा तो। अगर यहाँ पे 9 8 72 हो जाए और यहाँ पे 81 हो जाए, तब देखते हैं 9 का 9 8 72 और फिर 9 9 81। ठीक,
ये हो गया 72, ये हो गया 81। तब देखिएगा होता है, क्योंकि इनका एलसीएम हो जाएगा 9 × 8 = 72, नवा नहीं होगा। अगर हम योग क्या होना चाहिए, अच्छा 99 इसका योग भी होना चाहिए, तो इनका जोड़ क्या होना चाहिए, 99 होना चाहिए। 99 के लिए तो 9 सत्ते 63, 63 है, और 99 में से 63 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 66। नहीं, 90 और 9 तब भी नहीं, 63 होना चाहिए। अगर हम इसमें से 45 और 54 करते हैं, 45 और 54, तो 270 से डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 270 है। 99, क्योंकि अगर हम एक्स वाई मान के लगाएंगे तो एक पेज का लगेगा, हमें चाह रहे हैं कि आपका कोई ऐसा जुगाड़ सेट हो जाए जिससे आप लगा लगे, और दोनों 9 के गुणज के अंतर्गत आने चाहिए। अगर 9 × 8 = 72 हो जाता है, 9 × 3 = 27, 72 और 27, आइए देखते हैं। हाँ लग तो गया, हाँ हो तो गया, ये इसका होगा 9 × 8 = 72 और 27। देखिएगा 9 × 8 करते हैं, 9 × 8 और 9 × 3 करते हैं, तो इनका योग 99 आ गया, 9 × 8 = 72 हो गया, और 9 × 3 = 27 हो गया। इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो क्या आ गया, 9 आ गया। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, क्या पूछा है, इनका अंतर क्या होगा, देखा जाए इसका अंतर क्या हो सकता है। एलसीएम दिया है, हाँ एलसीएम 270, इसका एलसीएम 270 आएगा। 9 × 8 = 72, 72 तिया नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम लोग को क्या बचा, बाप रे 9 का कितना गुणा चले कि योग 99 आए। क्योंकि 9 के अंतर पे ही होगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमेशा 9 ही अंतर आता है, जब भी होगा उसका अंतर 9 होगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि इस कंडीशन का जो प्रश्न होता है उसमें अंतर 9 का ही होगा, क्योंकि जब 9 मास हो और उनका लसा ही हो, तो जो भी 9 का गुणज बनेगा वो हमेशा 9 के अंतर, क्योंकि उनका योग क्या होना चाहिए, 99 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 99 होना चाहिए। अगर 270, यहाँ पे सबसे सरल तरीका 270 का गुणनखंड कर देते हैं। 270 गुणनखंड करेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 × 3 = 27, 0 30, फिर 3 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे, फिर ये 5, मतलब ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 27, 3 × 3 = 9 × 27 × 3 × 2 × 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 और × 2 70, मतलब ये 1 3 नहीं रहेगा ना, यहाँ पे 1 3 को हम हटा देते हैं। रुक जाइए देख लेते हैं पूरा, इसको हम बाई सोल्यूशन से स्टार्टिंग से हल कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9, 27 दूना 54 और 5 ये, तो यहाँ पे एक संख्या इसका एलसीएम एचसीएफ जो है वो 9 आ रहा है, मैंने 3 × 3 = 9 × 3 = 27, क्योंकि यहाँ पे हमने एचसीएफ 9 देख लिया, तो एक ऐसी संख्या बनाते हैं कि एक संख्या इस साइड रखते हैं, आधे को इधर, तो 3 × 3 = 9, अगर हम 9 × 5 = 45 एक तरफ रख लेते हैं, फिर 3 × 3 = 9 × 27 दूना 54, 54 यहाँ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का ये इसका एचसीएफ 9 हो गया, योग इसका 99 हो गया, और इनका एलसीएम हो जाएगा 270, और इनका अंतर हो जाएगा 9। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा 9। आइए इस प्रश्न को एक बार हम दोबारा समझाते हैं, अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो हम कैसे करेंगे। कह रहा है कि किसी भी दो संख्या का एचसीएफ जो है वो 9 है, एलसीएम जो है वो 270 है। यदि इन दोनों नंबर का योग, जैसे हमारी संख्या ए और बी है, तो इनका योग जो है, माना ए बी है तो इनका योग क्या हो रहा है, 99 हो रहा है, तो ए और -बी का अंतर क्या होगा। इस कंडीशन में हम कुछ नहीं करते, एक सरल तरीका है। अगर इनका योग 99 करना है, इसका मतलब जब एचसीएफ है तो उसका गुणज जरूर होगा, गुणज होगा तो हम क्या करेंगे, अगर एक 9 × 5 लेते हैं और 9 × 6 लेते हैं, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 54, इनका योग हो गया आपका 99। एक बात, दूसरी बात, अब हम इनका एचसीएफ यहाँ पे हमने देखा, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 9 हुआ। अगर एलसीएम की बात करें तो 9 × 5 = 45, छक्का 270 हो जाएगा। इस प्रकार दिया गया जो प्रश्न का संख्या होंगी वो 45 और 54 होंगी। इनका डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस होगा
45 और 54 का वो होगा 9, इसलिए दिए गए प्रश्न का जो विकल्प है वो क्या होगा, 9 इसका राइट आंसर होगा। एक, क्योंकि ए भी मान के लगाएंगे एक्स वाई बहुत लंबा समय लगेगा। अब आगे लगाते हैं, यहाँ पे एक संख्या दिया गया है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस तरह के प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, जहां पे 7 जोड़ने की बात करेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 7 घटाने का काम करेंगे। यहाँ पे क्या कहा है, जोड़ने की बात कहा है, हम इसे घटा देंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए संख्या का एलसीएम निकालेंगे। किसका, 24 का, 32 का, 36 का, 54 का एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या है जरा कमेंट करके बताइए कितने लोग लाइव हैं। जरा कमेंट करके बताइएगा कितने लोग लाइव हैं। जी बस एक लोग। चलिए इसमें क्या करेंगे, दिए गए संख्या का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद 7 जोड़ने की बात करा, 7 घटा देंगे। तो निकालिए 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा। नेट इशू आ रहा है जी, आप भी हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू। जरा बताइएगा 48 में इसका एलसीएम क्या होगा। जितना एलसीएम आएगा, 7 जोड़ने की बात करेगा तो इसके एलसीएम में से हम 7 घटा देंगे, बस। इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं करना। दरअसल ये अध्याय भी आप लोग को नहीं पढ़ा, इसलिए हो सकता है आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि इसके बाद कल से अध्याय ही हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर वहां से शायद दिक्कत आपको ना आने पाए। क्या आ रहा है बताइए, इसका एलसीएम क्या होगा। बताइए क्या होगा एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा यार, आप लोग एलसीएम निकाल के बताइए, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा एलसीएम क्या है। 864 आएगा। क्या आएगा, 864 इसका एलसीएम आएगा। ठीक, इसमें जोड़ने की बात करें तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। याद रखिएगा, जब जोड़ने को कहेगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 7 घटा देंगे तो क्या होगा, 4 ये खत्म, 3 57, 857। इसका विकल्प क्या होगा, 857, अर्थात विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 49 का एक ट्रिक है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, पहले आप लोग बताइएगा का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। मतलब ऊपर दिए गए प्रश्न 7 के पावर 1.4, 7 के पावर 0.25, 7 के पावर 1.6, 7 के पावर 1.8, 7 के पावर 0.75 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा। देखते हैं सबसे सही और सबसे सटीक उत्तर कौन बताता है। हम इसे एक लाइन में आपको बता देंगे और एक लाइन में ही आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बताइए, देखिए इस प्रश्न को एक नोट लिख लीजिएगा। जब किसी भी दिए गए प्रश्न का आधार आपस में बराबर हो, आधार आपस में बराबर हो, तो जिसका घातांक सबसे बड़ा होगा वो दिए गए प्रश्न का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसमें बताइए कमेंट करके, जिसका घातांक सबसे बड़ा है, किसका घातांक सबसे बड़ा है। जिसका घातांक सबसे बड़ा होगा वह संख्या एलसीएम होगी दी गई संख्या का। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किसका घातांक सबसे बड़ा है। आधार समान रहने की दशा में, आधार समान रहने की दशा में जिसका घातांक बड़ा होगा वह ही एलसीएम होगा दिए गए नंबर संख्या का। तो यहाँ पे हमने देखा कि 7 के पावर 1 एक ऐसी संख्या है जिसका घातांक सबसे बड़ा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 7 के पावर 1.8, 7 की पावर क्या होगा, 1.8 होगा। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम आपके तत्पर और तैयार हैं ताकि हम आपको हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट बता सके, हम उन चीज़ों को क्लियर कर सकें।
अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न के बाद हमारी ये सेशन आज की लगभग खत्म हो जाएगी। 50 प्रश्नों की सीरीज में कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे थे आउट ऑफ सिलेबस थे, उनको छोड़कर बाकी हम लोगों ने प्रश्नों को पढ़ लिया। जब किसी भी भिन्नों का, हमने कुछ देर पहले बताया, अगर एलसीएम पूछेगा तो अंशों का एलसीएम होता है, हरों का एचसीएफ होता है। इस प्रकार 2 और 3 का नोट में ये लिखना है, जब किसी भी 49 में नोट लिख लीजिएगा, जब किसी भी दिए गए संख्या का एलसीएम ज्ञात करना हो और उनके घातांक दशमलव में हो, आधार आपस में बराबर हो, मतलब एक लाइन में लिखेगा, जब किसी भी दिए गए संख्या के आधार आपस में बराबर हो, जिसका घातांक बड़ा होगा वह उन संख्याओं का एलसीएम होगा, जिनका घातांक सबसे छोटा होगा वह दिए गए संख्या का एचसीएफ होगा। यहाँ रखिएगा, बड़ा घातांक एलसीएम और छोटा घातांक एचसीएफ होगा। छोटा घातांक एचसीएफ, जो छोटा घातांक है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, और जो सबसे बड़ा घातांक है वो एलसीएम होगा। ये प्रश्न नंबर 49 का नोट था, 49 का नोट था। ठीक, अब इसमें 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 और 4 का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6/1, अर्थात इसका क्या होगा, चौथा होगा, क्या होगा, 4। क्योंकि हमने ये पढ़ा भी कुछ देर पहले कि जब किसी भी दी गई संख्या होती है, भिन्न में संख्या हो, तो उनके अंशों का एलसीएम और हरों का एलसीएफ निकालते हैं। अगर एचसीएफ पूछा होता, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, जो पूछेगा वंश का, उसके विपरीत जो हर होगा उसके विपरीत का निकालेंगे। इस प्रकार आज के प्रश्नों की सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी समय। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं जी। ये क्लास लाइव चल रही थी, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सेशन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है, हम इसे इस बाद में अपलोड कर देंगे, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ जी जी। और आज की क्लास, आज की सेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, और हम तब तक साथ रहेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। उम्मीद करते हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे थियरी पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। और फिलहाल जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों ने मिलकर पूरी क्लास पढ़ी है। एक बार क्लास के सेशन को रिवीजन कर लीजिएगा पूरा, इन सभी टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे 3-4 थे जो आप आउट ऑफ सिलेबस टाइप हो गए, तो उनको हमने छोड़कर बाकी सभी प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं आपका आज का सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। ठीक, यहाँ से हमने इस सभी प्रश्नों को हल किया, इनको भी हल किया, इस तरह के प्रश्नों को भी हम लोगों ने क्या किया, हल कर लिया। कुछ इसके ट्रिक भी सीखे, और हमने विकल्प से हल करना सीखा। हम लोगों ने ज़्यादा एक्स वाई का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि एक्स वाई प्रयोग करना हमारा बेशक समय ज़्यादा लग गया है, लेकिन हम लोग एक्स वाई का पीछा क्या करना है, धीरे धीरे छोड़ते चलना है। इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्नों की सीरीज को आज खत्म कर दिया। ये तुम लोग अगले सेशन पढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर होगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ई लर्निंग विद दुर्गा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय बाय आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लास्ट में जवाब दे दीजिएगा।